हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं आपके बीपीएससी टीआरई 4 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम ऑफ व्यू से बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो आज जो है आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल सभी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और विथ डिटेल डिस्कशन। तो चलिए हम लोग अपने क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है। जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चंपारण सत्याग्रह से संबंधित कौन नहीं है। तो पहली बात तो याद रख लेना है कि चंपारण सत्याग्रह हुआ कब है, तो 1917 में हुआ है। चंपारण हुआ कब है, तो 1917 में हुआ है। ठीक है, संबंधित कौन नहीं है यहाँ पे। तो देखिए आपके कौन, राजकुमार शुक्ल भी संबंधित हैं, जेबी कृपलानी भी संबंधित है, राजेंद्र प्रसाद भी संबंधित है। लेकिन यहाँ संबंधित कौन नहीं है, तो आपके राम मनोहर लोहिया जो है ये संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, कौन संबंधित नहीं है यहाँ पूछा है, तो संबंधित कौन नहीं है, तो राम मनोहर लोहिया जो है संबंधित नहीं है। ठीक है, और ये बाकी बात ये तीनों संबंधित है। ठीक है, चंपारण के बारे में कुछ याद रखिए आप लोग। देखिए चंपारण सत्याग्रह हुआ कब था, तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। ठीक है, 1917 में हुआ था। और ये महात्मा गांधी का प्रथम सफल आंदोलन था। गांधी का प्रथम सफल आंदोलन क्या था, गांधी का प्रथम सफल आंदोलन, गांधी का फर्स्ट जो था, प्रथम जो था, प्रथम सफल आंदोलन था। सफल आंदोलन, आंदोलन था। ठीक है, गांधी का प्रथम सफल आंदोलन था। उसके बाद देखिए इसमें नेता कौन थे चंपारण सत्याग्रह के, तो नेता एक थे राजकुमार शुक्ल। ठीक है, राजकुमार शुक्ल ही वो नेता थे जो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गए थे और गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिए थे। ठीक है, तो नेता कौन थे, राजकुमार शुक्ल। और ये 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, 1916 के जो है था लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन में ये गए थे, लखनऊ अधिवेशन में गए थे, अधिवेशन में गए थे। ठीक है, में गए, और यही जो थे गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिए। ठीक है, और गांधी जी जो थे, गांधी 10 अप्रैल 1917 को, गांधी जो थे 10 अप्रैल 1917 को चंपारण आए। 10 अप्रैल 1917 को, 1917 को क्या हुआ, तो चंपारण आए। गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को कहाँ आए, तो चंपारण आए। चंपारण आए, इतना बात को आप लोग याद रख लेंगे। ठीक है, गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को चंपारण आए। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी, तो चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी की स्थापना कब हुआ। तो चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी की जो स्थापना हुआ है वो हो गया है आपका मार्च 1918 में। ठीक है, कमेटी, तो चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी की जो स्थापना हुआ है वो कब हुआ है, तो वो हुआ है 1918 में। और कब, तो मार्च, मार्च 1918 में। ओके मेरे भाई, मार्च 1918 में। ठीक है, और इसमें जो अध्यक्ष जो थे इसके कौन थे, तो अध्यक्ष जो थे वो एफ जी सलाई थे। अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष एम जी सलाई थे। कौन थे, अध्यक्ष एम जी सलाई थे, और इसके एक मेंबर थे महात्मा गांधी। चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी की अध्यक्षता कौन किया था, तो एम जी सलाई किए थे। और स्थापना कब हुआ था, तो 1918 मार्च में हुआ था, और इसके एक मेंबर जो थे महात्मा गांधी भी थे। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार थे, एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार। अवध में हरदोई बहराइच आदि के किसान। ठीक है, अवध के नवाब, बंगाल के क्रांतिकारी, महाराष्ट्र के किसान। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा कौन, एका आंदोलन के लिए जो जिम्मेदार थे वो थे अवध में हरदोई बहराइच आदि के जो किसान थे। ठीक है, कौन थे, अवध के अवध में हरदोई बहराइच आदि के जो किसान थे वो एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार थे। और एका आंदोलन हुआ कब है मेरे भाई, तो हुआ है 1921-22 में हुआ है। कब हुआ है, 1921-22 में हो गया है। ठीक है, और इसका नेतृत्व कौन किया है, नेतृत्व जो किए हैं वो मदारी पाशी एंड सहदेव किए हैं। मदारी पाशी और सहदेव, मदारी पाशी और सहदेव क्या किए, एका आंदोलन का नेतृत्व किए हैं। मदारी पाशी प्लस में दे दो और सहदेव दे दो, ये क्या किए हैं, तो ये एका आंदोलन का नेतृत्व करे हैं। ठीक है, मदारी पाशी और सहदेव। और एका आंदोलन हुआ कहाँ था, तो ये मेरे भाई हुआ था अवध में। अवध कहाँ है, तो अवध मेरे भाई ये है यूपी में। कहाँ पे है, अवध में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था अवध में। और अवध कहाँ है, तो अवध है मेरे भाई यूपी, मतलब उत्तर प्रदेश में है आपका अवध। ठीक है, अवध में एका आंदोलन कहाँ हुआ था, तो अवध में हुआ था। और अवध कहाँ है, तो यूपी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना बात। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था, भू राजस्व, नकदी फसल, ब्रिटिश सरकार की कृषि नीति, भू अनुदान। तो देखिए चंपारण आंदोलन जो था मुख्यतः वो किसके विरोध में था, तो वो नकदी फसल के विरोध में था। ठीक है, देखिए चंपारण आंदोलन में हुआ क्या था, देखिए चंपारण में जो मेनली हुआ था उसमें हुआ क्या था, मतलब कि 20 कट्ठे में से, 20 कट्ठे में से जो था ना, कट्ठे में से 3 कट्ठे में, 3 कट्ठे में जो था
20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में नील का खेती करना होता था, ठीक है, नील का खेती करना होता था, नील का खेती, ठीक है, नील का खेती करना होता था। देखिए इसमें होता ये था कि 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में नील का खेती करना होता था, जिसकी वजह से जो है जमीन क्या होता था, बंजर हो जाता था, ठीक है, बंजर हो जाता था। तो किसान जो है उसका खेती नहीं करना चाहते थे, लेकिन जो अंग्रेज थे वो जबरदस्ती उसका खेती करवाते थे, नील का खेती, ठीक है, नील का खेती वो लोग जबरदस्ती करवाते थे, ठीक है। तो इतना बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और चंपारण आंदोलन हुआ कब है मेरे भाई, तो ये हुआ है 1917 में हुआ है। कब हुआ है, 1917 में हुआ है आपका चंपारण आंदोलन, ठीक है, 1917 में हुआ है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेता कौन है, तो राजकुमार शुक्ल हैं चंपारण के नेता। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया, तो अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष, तो अखिल भारतीय किसान सभा, पहले ये बात याद रखिए कि ये पहला जो अध्यक्षता हुआ था मेरे भाई, ये हुआ था कहाँ पे हुआ था पहला बैठक, तो ये 11 अप्रैल 1936 में हुआ है। पहला बैठक कहाँ हुआ है अखिल भारतीय किसान सभा का, तो 11 अप्रैल 1936 में हुआ है। और कहाँ पर हुआ है, तो मेरे भाई ये लखनऊ में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, तो लखनऊ में हुआ है, लखनऊ में। कहाँ पे हुआ है, तो 11 अप्रैल 1936 को पहला बैठक हुआ है, लखनऊ में हुआ है, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष या संस्थापक आप याद रख सकते हैं, अध्यक्ष प्लस संस्थापक में कौन थे, अध्यक्ष या संस्थापक जो इसके थे वो स्वामी सहजानंद थे। कौन थे, सहजानंद थे। अध्यक्ष या संस्थापक कौन थे, तो सहजानंद थे, ठीक है। और साथ में सचिव इसके कौन थे, अखिल भारतीय किसान सभा के सचिव, सचिव जो थे एमजी रंगा थे। कौन थे, सचिव एमजी रंगा, सचिव एमजी रंगा याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। और देखिए सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष या संस्थापक थे, किसके, अखिल भारतीय किसान सभा के, ठीक है। और अखिल यहाँ पे पूछा है अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया, तो वो आपका है स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया। ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। और एक बात आप लोग याद रखेंगे स्वामी सहजानंद सरस्वती से कि इनकी एक पत्रिका थी, पत्रिका स्वामी सहजानंद सरस्वती का, जिसका नाम था हुंकार। क्या था इसका पत्रिका का नाम, हुंकार था, ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती का एक पत्रिका था जिसका नाम हुंकार था, इसको भी आप लोग याद रखेंगे जरूर, ठीक है। और देखिए एक था बिहार सोशलिस्ट पार्टी, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट। बिहार सोशलिस्ट पार्टी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था, तो ये 1931 में हुआ है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का, ठीक है। और इसका स्थापना किसने किया है, तो फूलन प्रसाद वर्मा, फूलन प्रसाद वर्मा, प्रसाद वर्मा। और साथ में इसके साथ में जयप्रकाश नारायण थे, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण जो थे ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित है, ठीक है। फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण जो हैं वो आपके बिहार सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन का में भाग लिया, तो महात्मा गांधी किस में भाग लिए सबसे पहले, खेरा, चंपारण, बारदोली, बरोड़ा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए सबसे पहले जो महात्मा गांधी भाग लिए हैं वो 1917 के चंपारण आंदोलन में भाग लिए हैं। कब लिए हैं, 1917 के चंपारण आंदोलन में भाग लिए हैं महात्मा गांधी। खेरा सत्याग्रह कब हुआ है मेरे भाई, तो खेरा हुआ है आपका मार्च 1918 में, मार्च 1918 में, मार्च 1918 में खेरा हुआ है, ठीक है। देखिए आप लोग महात्मा गांधी का 3 आंदोलन, किसान आंदोलन को याद रखिए, महात्मा गांधी का 3 किसान आंदोलन को याद रखिए। पहला याद रखिए चंपारण, चंपारण, फिर याद रखिए अहमदाबाद मिल मजदूर, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ठीक है, मिल मजदूर। और एक याद रखिए आप लोग खेरा। ये 3 आंदोलन याद रखना है। चंपारण कब हुआ है, तो चंपारण मेरे भाई हुआ है 1917 में, ठीक है, चंपारण 1917। अहमदाबाद मिल मजदूर कब हुआ है, तो फरवरी 1918 में हुआ है, फरवरी 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर हुआ है, ठीक है। और खेरा कब हुआ है, तो खेरा मार्च 1918 में हुआ है, खेरा कब हुआ है, तो मार्च 1918 में हुआ है, मार्च 1918 में हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसको एक ट्रिक से याद आपको रखना है, गांधी जी का 3 किसान आंदोलन को आपको ट्रिक से याद रखना है। पहले किसान आंदोलन हुआ, किसान, तब फिर किसान, मिल और किसान, ठीक है, किसान, मिल, किसान। देखिए पहले किसान से रिलेटेड आंदोलन हुआ, फिर मिल से रिलेटेड आंदोलन हुआ, तब किसान से रिलेटेड आंदोलन हुआ, ठीक है। तो किसान मिल आंदोलन तब किसान आंदोलन, ट्रिक से याद रखिए, इजिली याद होगा, ठीक है। किसान मिल किसान, ठीक है। चंपारण 1917, अहमदाबाद मिल मजदूर फरवरी 1918 और खेरा मार्च 1918 में महात्मा गांधी का तीनों
किसान आंदोलन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बारदोली जो है ये तो 4 फरवरी 1928 में हुआ है। कब हुआ है? तो 4 फरवरी 1928 में हुआ है, ठीक है, 4 फरवरी 1928 में हुआ है। और इसको करे कौन है? इसका नेतृत्व तो सरदार पटेल किए हैं, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह का कौन किए हैं नेतृत्व? तो सरदार पटेल नेतृत्व किए हैं, ठीक है। और 4 फरवरी 1918 को बारदोली सत्याग्रह हुआ है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बारदोली सत्याग्रह किनके द्वारा चलाया गया था? बारदोली पूछ लिया। गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सहजानंद सरस्वती, एमजी रंगा। तो देखिए पहली बात तो याद रखिए, बारदोली जो मेरे भाई वो चलाया गया था, नेतृत्व जो किए थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। अब बारदोली से याद रखिए हुआ कब है बारदोली सत्याग्रह? तो 4 फरवरी 1928 को ये हुआ है, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह कब? 4 फरवरी 1927 को। कौन किए हैं इसका नेतृत्व? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल किए हैं, ठीक है। और इसमें मैटर क्या था? तो जो देखिए किसान जो थे ना वो कर देने में असमर्थ थे, लेकिन उनसे जबरदस्ती कर लिया जा रहा था, ठीक है। इसी वजह से ये बारदोली सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। और देखिए बारदोली की जो महिला थी वो वही जो थी ना सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। बारदोली की महिला बारदोली की महिला सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी सरदार की उपाधि दी। तो सरदार पटेल को सरदार का उपाधि कौन दिया है? तो वो बारदोली की महिला लोग दी है, ठीक है। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि जो है बारदोली की महिला लोग दी है, ठीक है। इतना बात याद रखिएगा। चलिए फिर यहाँ पे देखिए गांधी जी से रिलेटेड आंदोलन रख लीजिए। चंपारण हो गया 1917 में। चंपारण गांधी जी से रिलेटेड आंदोलन है चंपारण 1917 में। मिल मजदूर अहमदाबाद मिल मजदूर याद रखिए। और खेरा याद रखिए, खेरा ये मार्च 1918 में। मार्च 1918 में ये महात्मा गांधी से रिलेटेड आंदोलन आप लोग याद रखिए, ठीक है। सहजानंद सरस्वती से एक पत्रिका याद रखिए। पत्रिका तो वो कौन सा पत्रिका है? तो हुंकार है, हुंकार, ठीक है। सहजानंद सरस्वती से एक पत्रिका याद रखिए जिसका नाम है हुंकार है, ठीक है। इतना बात याद हो गया। और देखिए अखिल भारतीय किसान सभा एमजी रंगा से याद रखिए। अखिल भारतीय किसान सभा के सचिव एमजी रंगा कौन थे? अखिल भारतीय किसान सभा के सचिव। अखिल भारतीय किसान सभा के सचिव एमजी रंगा से याद रखिए। अखिल भारतीय किसान सभा के सचिव, ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा के सचिव कौन थे? तो एमजी रंगा भाई साहब से, ठीक है। और अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना कब हुआ है? तो 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना हो गया, ठीक है। 1936 अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना कब हुआ है? तो 1936 में। और इसके सचिव कौन थे? तो एमजी रंगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत ने सदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहां से लिया? देखिए सदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा, तो केंद्र का जब भी बात आ जाए ना मेरे भाई, केंद्र का जब भी बात आ जाए तो सीधा यहाँ पे कनाडा के साथ चल जाइए। सदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा तो कहाँ होगा? तो वो कनाडा है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए और भी देख लीजिए कुछ कुछ। अब देखिए समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? समवर्ती सूची का भी विचार कहीं से लिया गया है ना। तो समवर्ती सूची जो मेरे भाई लिया गया है, तो समवर्ती सूची का विचार जो लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। समवर्ती सूची का विचार कहाँ से? तो ऑस्ट्रेलिया से। संविधान संशोधन का विचार कहाँ से? तो दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन का विचार जो लिया गया है तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। संविधान संशोधन का आपातकाल कहाँ से लिया गया है? तो आपातकाल मेरे भाई जो लिया गया है आपातकाल, वो आपातकाल लिया गया है आपका जर्मनी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से आपातकाल का विचार लिया गया है, ठीक है। उसके बाद डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? तो डीपीएसपी जो लिया गया है, डीपीएसपी ये आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसे कहते हैं वो कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से। डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है विचार? तो आयरलैंड से, ठीक है। संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो संसदीय प्रणाली और साथ में संसद में दो सदन, दो सदन। तो ये सब कहाँ से लिया गया है? तो ये सब मेरे भाई लिया गया है आपका ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। राष्ट्र मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार
मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया बता दीजिए। तो मौलिक अधिकार मेरे भाई वो रूस से अमेरिका से लिया गया, यूएसए से। ठीक है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार जो लिया गया है यूएसए से लिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार आपका यूएसए से लिया गया है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, राष्ट्रपति का पद तो वो भी वहीं से यूएसए से ही है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? अच्छा, तो मतलब कि पूछा है कि कौन, मतलब कि संविधान में जो था कौन सा एक ऐसा शब्द था जो कि सम्मिलित नहीं किया गया था? तो कौन सा था? स्वतंत्रता और समानता, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातंत्र, समाजवाद और समानता, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। तो जो सम्मिलित नहीं किया था मेरे भाई वो किया गया था समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को सम्मिलित नहीं किया गया था। ठीक है, इतना बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष, सोशलिस्ट एंड सेकुलर शब्द जोड़े गए? तो समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष जो शब्द जोड़ा गया है वो जोड़ा गया है आपका 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा दो शब्द जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ है? तो 1976 में। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा दो शब्द जोड़ा गया है आपके संविधान की प्रस्तावना में। तो वो कौन कौन था? समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। ठीक है, और एक बात आप लोग 42वां संविधान संशोधन से याद रखिएगा कि 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। संविधान में क्या जोड़ा गया? संविधान 42वां संविधान संशोधन से ही संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य मतलब कि फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ये आपके 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था। ठीक है, तभी जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही आपके संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया है। ठीक, इतना बात याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इतना बात को आप लोग जरूर याद रख के चलेंगे। और अभी मौलिक कर्तव्य कितना है? मौलिक कर्तव्य प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में मौलिक कर्तव्य मेरे भाई, प्रेजेंट में जो मौलिक कर्तव्य है प्रेजेंट में फंडामेंटल ड्यूटीज जो है मौलिक कर्तव्य वो प्रेजेंट में 11 है। अगर आपसे प्रेजेंट में पूछ ले कि कितना है मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज तो वो 11 है मेरे भाई। ठीक है, कितना है फंडामेंटल ड्यूटीज अभी प्रेजेंट में? तो 11 है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, 9वीं सूची, मौलिक कर्तव्य, संविधान की प्रस्तावना। तो यहाँ देखिए भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में जो वर्णित करता है मेरे भाई वो करता है आपका संविधान की प्रस्तावना वर्णित करता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो संवैधानिक उपचार का जो अधिकार आता है वो किसके अंदर? मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, कानूनी अधिकार। तो वो जो आता है वो आता है मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार और कानूनी अधिकार, तीनों के अंतर्गत आता है। तो ये यहाँ पे जो आंसर होगा वो ए, बी और डी होने वाला है। ए, बी और डी जो आंसर होने वाला है वो ए, बी और डी। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार जो किसके अंतर्गत आता है? तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत भी आता है, संवैधानिक अधिकार के भी अंतर्गत आता है और कानूनी अधिकार के भी अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट। भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है। तो इन दोनों के बीच जो अंतर है मेरे भाई वो कितना का है? वो 4.5 घंटा का है, 5.5 घंटा का है, 5.5 घंटा का है या फिर 4.5 घंटा का। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा 5.5 घंटा का है। कितना का? तो भारतीय प्रमाणिक समय एवं ग्रीनविच माध्य के बीच में जो है 5.5 घंटा का अंतर पाया जाता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा, इंदिरा पॉइंट, रेडक्लिफ रेखा, डुरंड रेखा। तो भारत और चीन के बीच की रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत और चीन के बीच की रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। ठीक है, भारत और चीन। और रेडक्लिफ रेखा कहाँ के बीच का है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच का। इंडिया और पाकिस्तान के बीच की रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच की रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। ठीक है, और डुरंड रेखा जो है मेरे भाई वो किसकी रेखा को कहा जाता है? तो डुरंड रेखा जो है भारत और नहीं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को जो कहा जाता है डुरंड रेखा कहा जाता है। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान के बीच की रेड क्लिफ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का डुरंड रेखा, और मैकमोहन भारत और चीन के बीच की रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। ठीक है,
8 डिग्री चैनल किसको कहते हैं? तो 8 डिग्री चैनल जो मेरे भाई वो किसके बीच की रेखा है? तो मालदीव एंड मिनिकॉय के बीच में, मालदीव एंड मिनिकॉय, मालदीव एंड मिनिकॉय आइलैंड के बीच का रेखा है, मिनिकॉय आइलैंड के बीच की रेखा है 8 डिग्री चैनल, ठीक है। मालदीव और मिनिकॉय आइलैंड के बीच की रेखा है 8 डिग्री चैनल, ठीक है। और 10 डिग्री चैनल जो है, 10 डिग्री चैनल जो है, 10 डिग्री चैनल किसके बीच की रेखा है? तो अंडमान और निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बीच का, निकोबार आइलैंड, अंडमान और निकोबार आइलैंड के बीच का रेखा है 10 डिग्री चैनल, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है? तो सबसे अधिक लंबी सीमा जो भारत के साथ है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, इल्तुतमिश शेख से अधिक। तो सबसे अधिक लंबी सीमा भारत के साथ जो साझा करता है वो हमारा बांग्लादेश करता है। भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा साझा कौन? तो बांग्लादेश, ठीक है। और सबसे छोटी सीमा कौन करता है भारत के साथ साझा? तो सबसे छोटी सीमा जो भारत के साथ साझा करता है, सीमा जो भारत के साथ साझा करता है वो करता है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। तो सबसे छोटी सीमा जो साझा करता है भारत के साथ वो अफगानिस्तान साझा करता है, ठीक है। अब देखिए भारत के साथ कौन कौन सा देश सीमा साझा करता है वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो भारत के साथ जो है ना टोटल जो है आपका कितना देश सीमा साझा करता है? टोटल 7 देश आपका सीमा साझा करता है। भारत के साथ टोटल 7 देश सीमा साझा करता है। और आपको एक ट्रिक से याद रख लेना है। ट्रिक क्या है आपको? तो बचपन में एमबीए से याद रख लीजिए, बचपन में एमबीए, बचपन में एमबीए। इस ट्रिक से आपको जो भारत के साथ कितना सीमा साझा करता है कौन कौन सा देश वो याद रखना है, बचपन में एमबीए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बो से आपका हो गया बांग्लादेश, बांग्लादेश, बो से हो गया बांग्लादेश, ठीक है। चो से हो गया क्या? चाइना हो गया, चाइना। पो से हो गया पाकिस्तान, पाकिस्तान। नो से हो गया क्या? नेपाल हो गया, नेपाल। एम से क्या हो गया? तो म्यांमार, म्यांमार। बी से हो गया क्या? हो गया बी से भूटान हो गया, बी से भूटान, भूटान। और ए से क्या हो गया? तो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। तो टोटल भारत के साथ कितना देश सीमा साझा करता है? तो भारत के साथ टोटल 7 देश सीमा साझा करता है, ठीक है। भारत के साथ टोटल कितना देश सीमा साझा करता है? तो 7 देश जो है, 7 देश जो है भारत के साथ सीमा साझा करता है, भारत के साथ सीमा, भारत के साथ सीमा साझा, ठीक है, सीमा साझा करता है। और उसको ही ट्रिक से आपको याद रख लेना है, बचपन में एमबीए। 7 देश जो है भारत के साथ सीमा साझा करता है जो कि बचपन में एमबीए है, ट्रिक से याद रखना है आपको। बी से बांग्लादेश, चौ से चाइना, पो से पाकिस्तान, नो से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान हो जाएगा। और सबसे जो है बड़ा सीमा साझा करता है बांग्लादेश और सबसे छोटा सीमा साझा करता है अफगानिस्तान, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, लेक्टोमीटर, पायरोमीटर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मेरे भाई जो आपका आर्द्रता जो नापा जाता है वो मापा जाता है किससे? तो आर्द्रता जो मापा जाता है वो हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। किससे? हाइग्रोमीटर से, ठीक है। आर्द्रता, आर्द्रता किस उपकरण द्वारा? या फिर दे देगा आपको वायुमंडल या आर्द्रता, या आर्द्रता सिंपल, तो वो हाइग्रोमीटर से, ठीक है, हाइग्रोमीटर से, ठीक है। और हाइड्रोमीटर से क्या नापते हैं? तो हाइड्रोमीटर से सापेक्ष घनत्व नापते हैं। क्या नापा जाता है? तो सापेक्ष घनत्व। हाइड्रोमीटर से क्या नापा जाता है? तो सापेक्ष घनत्व नापा जाता है। लेक्टोमीटर से क्या नापा जाता है? तो दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता। लेक्टोमीटर से क्या नापा जाता है? तो दूध की शुद्धता, ठीक है। और पायरोमीटर से क्या नापा जाता है? तो उच्च तापमान को मापने में, हाई टेम्परेचर को मापने में पायरोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। उच्च तापमान को मापने में जो हम लोग पायरोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होने वाला है आर्द्रता, तो वो आर्द्रता मापा जाता है हाइग्रोमीटर से, ठीक है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दाब की इकाई क्या है? तो दाब का इकाई न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन न्यूटन मीटर या पास्कल। तो मेरे भाई यहाँ जो दाब का इकाई जो है यहाँ पे न्यूटन वर्ग मीटर भी है, ठीक है। दाब की इकाई जो न्यूटन वर्ग मीटर भी है, या इसको पास्कल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पास्कल भी कह सकते हैं। तो न्यूटन वर्ग मीटर या इसको पास्कल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ए और ई दोनों होने वाला है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो दाब की इकाई जो होगा न्यूटन वर्ग मीटर भी होगा और इसको पास्कल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ए और ई दोनों इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी सदिश राशि
नहीं है। तो यहाँ पूछ लिया नहीं, और नहीं को हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि देखिए मिस कब होता है, जब हम लोग नहीं को ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पूछा है सदिश राशि नहीं, और हम लोग वहां पे क्या करेंगे, सदिश राशि है ऐसा पढ़ लेंगे, बस हो गया मिस्टेक। तो खाली क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है तब होगा, ठीक है। तो सदिश राशि नहीं पूछा है, तो नहीं है कौन सा यहाँ पे। तो एक ट्रिक से याद रखो, ट्रिक से याद रखो। पहली बात तो कि सदिश राशि कौन कौन सा है ये देख लो। तो सदिश के लिए एक ट्रिक याद रख लो, ट्रिक याद लो, आवे बल बिना भात से। ये ट्रिक याद रख लो, एक आवे बल बिना भात से, आवे बल, ये ट्रिक से याद रखो, आवे बल बिना भात से, भात से। अब देखो सदिश राशि कौन कौन है, देखो आ से यहाँ पे आवेग दे दो, आवेग, ये सब सदिश राशि है जो हम बोल रहे हैं, सदिश। आ से आवेग, वे से वेग, वे से वेग, बल, और विना से यहाँ पे देख लो, विना से, वी से विस्थापन, वी से विस्थापन, विस्थापन, ठीक है। भा से भार दे दो, यहाँ पे भार, यहाँ पे भार दे दो। उसके बाद तो से जो मेरे भाई यहाँ पे त्वरण दे दो, तो से क्या दोगे, त्वरण दे दो, त्वरण दे दो, तो से त्वरण दे दो। और यहाँ देखो से आ रहा है ना, तो से क्या दे दोगे, तो संवेग दे दो, से संवेग दे दो। तो देखो यहाँ देखो तुम्हारा कौन सा सदिश राशि नहीं है, तो ये सब तो देखो सदिश राशि है, तो कौन सा सदिश राशि नहीं है, देखो वेग भी सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है। तो यहाँ पे कौन, गति जो है मेरे भाई वो सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। तो सदिश राशि कौन नहीं है, तो गति सदिश राशि नहीं है, ठीक है। तो अब अधि देखो सदिश में तो इस ट्रिक से याद कर लेना, ठीक है, ठीक है, सदिश में इस ट्रिक से। और अब एक अदिश राशि याद रख लो, अदिश राशि, अदिश में याद रख लो क्या, जैसे कि ऊर्जा हो गया, ऊर्जा, समय, ये सब अदिश है। ऊर्जा, समय, कार्य, चाल, ताप, ये सभी क्या है, ये सभी अदिश राशि है, ठीक है। ये सभी क्या है, ऊर्जा, समय, कार्य, चाल, ताप, गति, ये सब क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। तो ट्रिक से थोड़ा याद रखो, इजिली याद रहेगा, ट्रिक से याद रखोगे इजिली याद रहेगा, ठीक ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कौन है, तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक रदरफोर्ड, आइंस्टीन, सीवी रमन, लेवोजियर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक जो है वो है लेवोजियर है। कौन है, लेवोजियर भाई साहब जो है वो आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। लेवोजियर जो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कौन है, तो लेवोजियर है। चलो फिर नेक्स्ट की तरफ। परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। परमाणु के नाभिक में मतलब कि पूछ रहा है कि एटम का जो न्यूक्लियस होता है तो उसमें कौन सा मूलकण है, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन, केवल इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु के नाभिक में जो मेरे भाई रहता है वो हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, तो परमाणु के नाभिक में, ठीक है। एटम के न्यूक्लियस में क्या रहता है, न्यूक्लियस में हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। हम न्यूक्लियस में क्या रहता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, ठीक है। इस बात को याद रखना। अब देखो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया है, ये बता दो तो तुम लोग। तो इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया है भाई वो किया है जे जे थॉमसन ने। किसने किया है, तो जे जे थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन का खोज किया है। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया है, जे जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज है। क्या है इसमें, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज है। खोज कौन किया है, इसको जे जे थॉमसन ने किया है, ठीक है। प्रोटॉन, 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 अब प्रोटॉन का खोज कौन किया है बताओ। तो प्रोटॉन का खोज जो किया है तो गोल्डस्टीन ने किया है, गोल्डस्टीन ने किया है प्रोटॉन का खोज। और प्रोटॉन कैसा चार्ज है, तो प्रोटॉन मेरे भाई वो पॉजिटिव चार्ज है। कैसा है, तो वो पॉजिटिव चार्ज है। प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और इसका खोज कौन किया है, तो गोल्डस्टीन किए हैं, ठीक है। और न्यूट्रॉन का खोज कौन किया है, तो न्यूट्रॉन का जो खोज किया है, तो न्यूट्रॉन का जो खोज किया है वो चैडविक किए हैं। कौन किए हैं, तो चैडविक जो किए हैं वो न्यूट्रॉन का खोज किए। और न्यूट्रॉन कैसा चार्ज है, तो वो मेरे भाई न्यूट्रल है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है ये, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। और न्यूट्रॉन का खोज कौन किया है, तो चैडविक किए हैं न्यूट्रॉन का खोज, ठीक ना। इतना बात क्लियर हो गया। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है, तो आवेश रहित कौन सा है बता दो।
अभी बताए ना पीछे, किसमें कोई भी चार्ज नहीं है। तो अल्फा कण, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तो मेरे भाई जो चार्ज नहीं है, तो आवेश रहित जो है वो अभी बताए ना कि चार्ज किसी में नहीं है तो न्यूट्रल है, तो वो मेरे भाई न्यूट्रॉन है। क्या है? न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता। आवेश रहित है कौन सा, मतलब कि चार्ज नहीं है कहने का मतलब, तो वो न्यूट्रॉन है। ठीक है, न्यूट्रॉन है। ठीक, इसमें क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, मतलब कि न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल चार्ज होता है। ठीक है, और प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है? प्रोटॉन कैसा है? तो प्रोटॉन जो है मेरे भाई ये पॉजिटिव चार्ज है। प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, और इसमें चार्ज कितना रहता है? तो +1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये +1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, ये जो है प्रोटॉन का चार्ज है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन जो होता है मेरे भाई वो नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, कैसा हो जाता है ये? नेगेटिव चार्ज। कैसा होता है ये? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और इसका कितना चार्ज होता है? इसका -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, क्लियर हो गया इतना बात? यहाँ पे पूछा था आवेश रहित कौन है, तो न्यूट्रॉन है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? तो कोसी नदी जो है वो गंगा नदी से मिलती है कहाँ पर? तो वो जो मिलती है कुर्सेला, हाजीपुर, वैशाली, जमालपुर। तो कोसी नदी जो है गंगा नदी से मिलती है मेरे भाई, वो मिलता है आपका कुर्सेला। कुर्सेला, और ये कुर्सेला कहाँ पर है? कुर्सेला आपका कटिहार में। और ये कटिहार कहाँ है? तो कटिहार आपका बिहार में है। ठीक है, कुर्सेला कटिहार में जो है कोसी नदी गंगा नदी से मिल जाता है। ठीक है, कुर्सेला कटिहार में जो है कोसी नदी गंगा नदी से मिलता है। ठीक है, इतना बात क्लियर? अब देखो, कोसी नदी जो है वो निकला कहाँ से? तो कोसी नदी जो है वो निकला गोसाई धाम से। गोसाई धाम से कहाँ से? गोसाई धाम। गोसाई धाम, और ये गोसाई धाम कहाँ पर है? तो नेपाल में। नेपाल से क्या हुआ? तो निकला। ठीक है, कोसी ये निकला वहां से। कोसी नदी जो गोसाई धाम नेपाल से निकला। ठीक है, और उसके बाद ये बिहार में कहाँ से प्रवेश किया? बिहार में प्रवेश किया कहाँ पर? बिहार में प्रवेश किया कोसी कहाँ पर? बिहार में प्रवेश, तो बिहार में कोसी नदी जो प्रवेश किया है वो सुपौल में किया। ठीक है, बिहार में प्रवेश किया सुपौल से किया है। ठीक है, बिहार में कोसी नदी प्रवेश कहाँ से किया? सुपौल से किया। और कोसी नदी गंगा से कहाँ मिला? गंगा से कहाँ पे मिला? बिहार में। गंगा से मिला कहाँ पे? तो कुर्सेला कटिहार में। कहाँ पे मिला? कुर्सेला कटिहार में। कुर्सेला कटिहार में। कटिहार में। ठीक, देखो, कोसी नदी गोसाई धाम से निकला। गोसाई धाम मतलब गोसाई धाम नेपाल से निकला। ठीक है, और बिहार में प्रवेश किया सुपौल से, और सुपौल से जो है गंगा नदी में कहाँ पे मिला? गंगा नदी से मिल गया वो कुर्सेला के कटिहार में। ठीक है, गोसाई धाम से निकल गया कोसी नदी। ठीक, उसके बाद बिहार में प्रवेश किया सुपौल से, और गंगा नदी से कहाँ मिला? तो कुर्सेला कटिहार में गंगा नदी से मिल गया। क्लियर हो गया इतना बात? तो चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है आज का। तो चलिए, आप लोग अपने पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए, फिर हम लोग मिलते हैं कल अपने किसी सेशन में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।